नमस्कार साथियों, हम लोग भौगोलिक विचारधारा के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं। भौगोलिक विचारधारा में हम लोगों ने अब तक 2 वीडियो में देख लिए लगभग 100 प्रश्नों की श्रृंखला 100 प्रश्नों की श्रृंखला देख ली है। तो आज हम लोग यहाँ पर उसके आगे प्रश्नों की श्रृंखला देखेंगे। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगभग 300 से 400 प्रश्न हम कराएंगे भौगोलिक विचारधारा से। और आपके यूजीसी नेट हो, चाहे जेआरएफ हो, या फिर हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की पद हो, या पीजीटी या फिर टीजीटी में भूगोल से संबंधित प्रश्न जो भी आने वाले हों, उनमें से सारी परीक्षाओं में ये काम आएंगे। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला है। और इसके पहले को जो 2 वीडियो हमने दिए हैं उसका लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं। यहाँ से हम 101 प्रश्न देखेंगे। 101वां प्रश्न है ये कथन कि वो पद्धति जिसके द्वारा व्यक्ति उन लोगों जिनकी क्रियाओं को वो स्पष्ट करना चाहता है उनकी सोच के बारे में पुनः विचार कर सकता है, मानव भूगोल में किसके दर्शन का संकेत करती है? तो ये आदर्शवाद की दर्शन का संकेत करती है। इसका हम लोग यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। आदर्शवाद है ये अस्तित्ववाद एक दार्शनिक विचार है जो ये मानता है कि स्वयं प्रकृति का निर्माता है, व्यक्ति स्वयं प्रकृति का निर्माता है। वो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत निर्णय और वैयक्तिक वचनबद्धता पर बल देता है। और अस्तित्ववाद की केंद्रीय संकल्पना स्थान का अस्तित्व है। तो ये अस्तित्ववाद से संबंधित विचारधारा थी। अगला प्रश्न हमारा 102वां है। यहाँ पर हम लोग प्रश्न नंबर 2 लिखेंगे। ये दूसरा प्रश्न है, 102वां प्रश्न है, भूगोल की आत्मा एवं उद्देश्य के आमूलचूल रूपांतरण के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? यानी भूगोल की आत्मा और उद्देश्य के आमूलचूल रूपांतरण के लिए क्या जिम्मेदार है? तो ये है मात्रीकरण या क्वांटिफिकेशन, या फिर जो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन था वो जिम्मेदार है। इसी समय भूगोल में जो है परिमाणात्मक क्रांति हुई थी, तो ये जिम्मेदार है। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। भूगोल की आत्मा एवं उद्देश्य के आमूलचूल रूपांतरण के लिए मात्रीकरण अथवा परिमाण उत्तरदायी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोलवेत्ताओं ने विशेषकर विकसित देशों में साहित्यिक भाषा की अपेक्षा गणितीय भाषा को महत्व दिया गया। इस प्रकार भूगोल में अधिकाधिक गणितीय आंकड़ों, सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग होने लगा, जिसे मात्रात्मक क्रांति कहा गया। मात्रात्मक क्रांति के प्रमुख समर्थक कौन कौन से थे? यहाँ से प्रश्न आता है। हाइगेट, रिचर्ड स्टोले और डेविड हार्वे, ये प्रमुख जो है मात्रात्मक क्रांति के विचारक थे, समर्थक थे। तीसरा प्रश्न है, 103वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 103। ब्रून्स ने मानव भूगोल के अनिवार्य तथ्य के रूप में किसका जिक्र नहीं किया है? ये ब्रूनीस लिखा है, ब्रून्स होगा। तो ब्रून्स ने मानव भूगोल के अनिवार्य तत्वों के रूप में कुछ चीज़ों का जिक्र किया है जिसमें विनिर्माण के तथ्य नहीं है, और बाकी शामिल है मृदा के अनुत्पादक तथ्य का उपयोग किया है, पादप तथा पशु विजय के तथ्य का उपयोग किया है, और विनाशकारी शोषण के तत्व का भी उपयोग किया है ना, रोबर्स इकोनॉमी कहा था जो है। तो इसलिए विनिर्माण के तथ्य प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए डी वाला होगा। ब्रून्स ने मानव भूगोल के अनिवार्य तथ्य के रूप में विनिर्माण के तथ्य का जिक्र नहीं किया है। प्रश्न नंबर 104वां है, चौथा प्रश्न, 104वां प्रश्न ये, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए, स्ट्रेबो ने ज्योग्राफी नामक 17 खंडों की कृति प्रकाशित की। बिल्कुल, स्ट्रेबो ने ज्योग्राफी लिखा था, 17 खंडों में प्रकाशित हुई। टॉलमी का एल्मागस्ट था, या ज्योग्राफिक सिंथेटिक्स नामक प्रसिद्ध कृति, इसकी प्रकाशन टॉलमी ने की। ये दोनों जो है रोमन भूगोलवेत्ता हैं। और हिपार्चीज यानी हिपार्कस लंबकोणीय तथा त्रिविम प्रक्षेप डिजाइन किए, ये भी सही। हिकैटियस या अक्षांशों और देशांतरों का निर्धारण करने के लिए एस्ट्रोलैब नामक उपकरण का आविष्कार किया, तो ये गलत है। हिकैटियस ने नहीं, एस्ट्रोलैब किसने किया था? तो ये आप जो है हिपार्कस ने किया था, एस्ट्रोलैब का जो है खोज किया था या बनाया था। अक्षांश में देशांतर निश्चित करने के लिए हिपार्कस ने एस्ट्रोलॉग नामक उपकरण का आविष्कार किया था, ना कि हिकैटियस ने। एस्ट्रोलॉग की सहायता से ध्रुव तारे के कोण का अवलोकन कर समुद्रों में अक्षांशों का नापा जाना संभव हो सका। हिकैटियस की प्रमुख पुस्तक जेस्पोरिडिस है। हिकैटियस की पुस्तक का नाम है जेस्पोरिडिस। 105वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने सामान्य बनाम विशेष के द्विभाजन की नींव रखी? तो ये नींव रखी वॉरेनियस ने। वॉरेनियस ने जो है सामान्य बनाम विशेष भूगोल के डायकोटोमी की नींव रखी थी। इनकी हम व्याख्या देख लेते हैं। वॉरेनियस की महत्वपूर्ण कृति का नाम था ज्योग्राफिया जनरलिस। किताब का क्या नाम था? ज्योग्राफिया जनरलिस। जो यूरेनियस ने ज्योग्राफिया जनरलिस को 2 भागों में विभाजित किया। एक जनरल ज्योग्राफी जो सामान्य भूगोल था, इसमें भौतिक तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन किया गया, और दूसरा था स्पेशल ज्योग्राफी या विशिष्ट भूगोल, इसमें पृथ्वी के प्रदेशों का अध्ययन किया गया। देखिए, विशिष्ट भूगोल प्रदेश से प्रादेशिक भूगोल से संबंधित है, सामान्य भूगोल जो नियम निर्माण से संबंधित है, नोमोथेटिक है, जो कि क्रमबद्ध होता है।
वर्नियस ने भूगोल में द्वैतता की नींव डाली, तो इसलिए ये हो गया जो है। और ये 6वां प्रश्न यानी 106वां प्रश्न है, टेलोलॉजिकल उद्देश्यवाद की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो उद्देश्यवाद की अवधारणा प्रतिपादित की थी कार्ल रिटर ने। हमबोल्ट और रिटर दोनों को आधुनिक भूगोल के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। तो टेलोलॉजिकल उद्देश्य की अवधारणा कार्ल रिटर ने प्रतिपादित किया। कार्ल रिटर का समय 1779 से 1869 है, को आधुनिक भौगोलिक विचारों का संस्थापक माना जाता है। रिटर ने व्यवस्थित और एक समान दृष्टि की कल्पना की, इस प्रकार उनकी पद्धति उद्देश्यवादी थी। रिटर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है अर्धकुंडे। अर्धकुंडे में उन्होंने यूरोप में सभ्यता के उत्तर पश्चिम की ओर संचलन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। उनकी महत्वपूर्ण कृति का नाम है कॉस्मॉस। 1845 में ये प्रकाशित हुई, जिसमें उनकी यात्राओं का वर्णन है। ये 5 खंडों में प्रकाशित हुई थी और वो 19 खंडों में। 7वां प्रश्न है, 107वां प्रश्न, निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं में से किसने जलवायु निश्चयवाद पर विशेष रूप से बल दिया? जलवायु निश्चयवाद पर हंटिंगटन। अगर जलवायु निश्चयवाद आ जाए तो फिर ही हंटिंगटन हो जाते हैं। हंटिंगटन ने जलवायु निश्चयवाद का विशेष रूप से बल दिया। एलिसवर्थ हंटिंगटन ने 29 पुस्तक लिखी, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार से दी। पल्स ऑफ एशिया किसकी पुस्तक है? पल्स ऑफ एशिया हंटिंगटन की। पैलेस्टाइन एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, सभ्यता और जलवायु, क्लाइमेट्स एंड सिविलाइजेशन, मानव भूगोल के सिद्धांत, ये भी हंटिंगटन की किताब है। जलवायु परिवर्तन, उसकी प्रकृति और कारण, और कैरेक्टर ऑफ रेसेस, तो ये सब किसकी किताब है? और इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक भूगोल, मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन, तो ये हंटिंगटन की किताबें हैं। 108वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 108 है, क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा को निम्नलिखित भी कहा जाता है। क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्षेत्रीय अध्ययन के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रीय अध्ययन यानी कोरोलॉजी। क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा को क्षेत्रीय अध्ययन भी कहा जाता है। हडसन ने भूगोल को परिभाषित करते हुए बताया कि भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन करता है। ये भिन्नता कौन कौन से हैं? जलवायु, उच्चावच, मिट्टी, वनस्पति, जनसंख्या, भूमि उपयोग, उद्योग धंधे, राज्यों तथा कई तथ्यों के सम्मिश्र रूपों के गुण क्रम अंतर संबंधों द्वारा व्यक्त होती है भिन्नता। और 109वां प्रश्न है, 109वां प्रश्न है ये, ग्रीक भूगोल के विकास में योगदानकर्ताओं का सही अनुक्रम। अब यहाँ पर अनुक्रम आ गया। ग्रीक जो यूनानी विद्वान थे, उनका सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले एनाक्सिमेंडर आते हैं, फिर हेरोडोटस, फिर एरेटोस्थनीस, फिर हिपार्कस। तो ये क्रम सही हो गया। एनाक्सिमेंडर, हेरोडोटस, एरेटोस्थनीस, फिर हिपार्कस। ग्रीक भूगोल के विकास में योगदानकर्ताओं का सही अनुक्रम है एनाक्सिमेंडर, हेरोडोटस, एरेटोस्थनीस, हिपार्कस। एनाक्सिमेंडर जो है मिलेटस नगर में थेल्स के शिष्य थे। सबसे पहले तो होमर आएगा, फिर थेल्स आएगा, फिर एनाक्सिमेंडर आएगा। उन्होंने नोमोन नामक यंत्र का आविष्कार किया। नोमोन किसने बनाया? एनाक्सिमेंडर ने बनाया। एनाक्सिमेंडर प्रथम व्यक्ति था जिसने विश्व का मानचित्र मापक पर बनाया। यहाँ से भी प्रश्न आता है, विश्व का मानचित्र मापक पर बनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? एनाक्सिमेंडर। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना जाता है। इन्होंने विश्व को 3 महाद्वीपों में विभाजित किया, यूरोप, एशिया और लीबिया यानी अफ्रीका में। हेरोडोटस ने डेन्यूब नदी को विश्व की सबसे बड़ी नदी माना। इन्होंने सर्वप्रथम डेल्टा शब्द को प्रयोग किया। और एरेटोस्थनीस जो कि 276 ईसा पूर्व में थे, इन्होंने ज्योग्राफिया नामक ग्रंथ की रचना की। इन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफिया नामक शब्द का प्रयोग किया। और हिपार्कस ने एस्ट्रोलॉब नामक यंत्र का आविष्कार किया। और ये 10वां प्रश्न है, यानी 110वां प्रश्न है ये, सूची मिलान करना है, विद्वान और विशेषज्ञता का क्षेत्र है। तो इसको देखते हैं हम लोग। ब्रायन बेरी जो नगरीय भूगोल से संबंधित है, कार्ल सावर सामाजिक भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल हो जाएंगे, और डोट्रिन मासे आमूल परिवर्तनवादी भूगोल, वो इसके स्पेट क्षेत्रीय भूगोल। कथन कारण है, 111वां प्रश्न है ये, 111वां प्रश्न कथन कारण। तो ये कथन कारण में इसमें आप देख सकते हैं, व्यवहारिक भूगोल अब रचनात्मकता या संक्रमणता की ज्ञान शास्त्र के काफ़ी नज़दीक आ रहा है, जैसा कि नव कांटियन दर्शन शास्त्री और मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया है। नव कांटियन दर्शन शास्त्री मनोवैज्ञानिक प्रतिपादित किया, ये सही है। वाइट, किर्क, गोल्ड और केट्स जैसे भूगोलविदों ने भूगोल के व्यवहारिक आंदोलन के लिए विशिष्ट योगदान दिया। तो ये भी किर्क वगैरह व्यवहारिक आंदोलन से जुड़े हुए हैं, व्यवहारवाद से जुड़े हुए हैं, तो ये भी सही है। और दोनों सही है तो व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये और आर दोनों सही है, और आर ये का व्याख्या है। व्यवहारिक भूगोल अब रचनात्मकता या संक्रमणता के ज्ञान शास्त्र काफ़ी नजदीक आ रहा है, जैसा कि नव कांटियन दर्शन शास्त्री और मनोवैज्ञानिकों ने प्रस्तावित किया। इस व्यवहारिक भूगोल के विकास में महती योगदान जो है वाइट, किर्क या कर्क, गोल्ड, कोट्स ने दिया। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सत्य है एवं कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। प्रश्न नंबर 112वां है, यह है आपका मिलान करना है। सूची 1 भूगोलविद हैं, अमेरिकी भूगोलविद हैं, और उनका किस क्षेत्र में योगदान रहा है, तो ये है, देख लेते हैं हम लोग। कार्ल सावर जो है भूदृश्य की आकर की, ठीक है, जब मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, एच बैरोज मानव पारिस्थितिकी के रूप में भूगोल को प्रतिपादित किया, और W.M. डेविस अपर्दन चक्र, मार्क जेफरसन या एम जेफरसन प्राइमेट सिटी का नियम दिया इन्होंने। तो 111वां प्रश्न था। अब 112वां प्रश्न है, यानी 12वां प्रश्न है, एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी टू हिस्ट्री और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड। ये कार्य किसका है? रेडजल का है। इन्होंने किताब लिखी थी एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी टू हिस्ट्री और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड, तो ये संबंधित है रेडजल से।
व्याख्या देख लेते हैं। एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी टू हिस्ट्री और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड, फ्रेडरिक रेडजल का कार्य है और ब्लास्ट संभववाद के प्रवर्तक थे। 113वां प्रश्न है 113। 20वीं शताब्दी के प्रथम चौथाई को जर्मन भूगोल का स्वर्ण युग माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन का इस काल के महान नेता है? यानी 20वीं शताब्दी के प्रथम चौथाई यानी कि 1925 तक, प्रथम चौथाई 1925 तक तो कौन कौन थे इसमें? ए पेंक है, ये थे, और इसके अलावा इसमें शामिल थे ए हेटनर। रिटर जो है हमोल्ड रिटर 19वीं शताब्दी में थे तो ये होगा नहीं, ठीक है। तो ये पेंक और चौथा हेटनर, तो पहला और चौथा सही है। जर्मन भूगोल के स्वर्ण काल से संबंधित भूगोलवेत्ता ए पेंक और ए हेटनर है। जर्मन भूगोलवेत्ता हेटनर ने भूगोल को क्षेत्र विवरण विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, यानी कोरोलॉजी विज्ञान के रूप में हेटनर ने जो है परिभाषित किया। इनकी प्रमुख पुस्तकें थी यूरोप ज्योग्राफी, इट्स हिस्ट्री, करेक्टर एंड मेथड्स और जनरल ज्योग्राफी। तो ये इनकी किताबें थी हेटनर की। प्रश्न नंबर 114 है। 114 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भूगोल का वर्गीकरण विज्ञान में किया? तो भूगोल का वर्गीकरण विज्ञान के रूप में कांट महोदय ने किया था। किसने? कांट महोदय ने किया था। कांट ने दार्शनिक आधार भूगोल को प्रदान किया था। इमैनुअल कांट ने भूगोल का वर्गीकरण विज्ञान में किया। कांट ने वैज्ञानिक भूगोल को दार्शनिक आधार प्रदान किया। कांट का काल आधुनिक भौगोलिक विचार का चिरसम्मत या क्लासिकल पीरियड के नाम से जाना जाता है। 115वां प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रेडजल के लेबनस्राव की संकल्पना से संबंधित है? ये भौगोलिक क्षेत्र जिसमें जीव विकसित होते हैं, ये भौगोलिक क्षेत्र जिसमें जीव विकसित होते हैं, सही है। ये लोगों के संलग्न निवास क्षेत्र से बाहर लोगों की आर्थिक और सांस्कृतिक क्रियाकलाप है, तो ये गलत है। इसमें स्थानिक संगठन और इसके भौतिक प्रतिवेश के रूप में मानव और समाज के बीच के संबंधों पर चर्चा की जाती है, ये भी गलत है। तो पहला सही हो गया। और चौथा देखते हैं क्या है। ये भू राजनीति के बारे में बताता है और राज्य के दृष्टिकोण से स्थान की व्याख्या करता है। तो पहला और ये चौथा गलत है। तीसरा, पहला और तीसरा सही है। तो पहला और तीसरा, इसमें स्थानिक संगठन और इसके भौतिक प्रतिवेश के रूप में मानव और समाज के बीच के संबंधों की चर्चा की जाती है, तीसरा सही है। पहला और तीसरा सही है। रेडजल ने जैविक उत्पत्ति का सिद्धांत भी दिया जिसमें उन्होंने राज्य की तुलना जीव से की। अभी हम लोग प्रश्न नंबर 116वां देखेंगे। ये कथन और कारण से संबंधित है। कथन और कारण से संबंधित है प्रश्न नंबर 116वां। तो कथन क्या है? अभी कथन क्या है? मानववादी भूगोल में प्रत्यक्षवाद और मात्रात्मकता को अस्वीकार करता है, बिल्कुल सही है। मानववादी भूगोल स्थान, स्थल और भूदृश्य के निर्माण में मानव एजेंसी और उसकी रचनात्मकता की भूमिका पर बल देता है। तो ये सही है, दोनों सही है। और व्याख्या करता है तो ये वाला सही हो जाएगा इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। प्रत्यक्षवाद तथा मात्रात्मक क्रांति के फलस्वरूप भूगोल के गणितीय आंकड़ों का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा, जिसके फलस्वरूप मानवीय पक्षों की अवहेलना होने लगी। इसके फलस्वरूप मानववादी भूगोल का उदय हुआ। प्रश्न नंबर 117वां हम लोग देखते हैं। 117वां जर्मन भूगोलवेत्ताओं से, अरब भूगोलवेत्ताओं से है। निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल के विकास में अरब भूगोलवेत्ताओं का सही क्रम है? तो अरब भूगोलवेत्ताओं के सही क्रम को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो ये अल-बरूनी सबसे पहले आया, फिर अल-इदरीसी, फिर इब्न बतूता, फिर इब्न खालदून। अल-बरूनी, अल-इदरीसी, इब्न बतूता, इब्न खालदून। तो ये इसका क्रम है, ये वाला सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। हम लोग यहाँ व्याख्या में देख लेते हैं इनका। अल-बरूनी आया, फिर अल-इदरीसी आया, इब्न बतूता आया, फिर इब्न खालदून आया। अब अल-बरूनी के जो ग्रंथ थे कुछ इस प्रकार हैं। किताब अल हिंद, अल कानून, अल मसूदी किसकी किताब है? अल-बरूनी की। द पेस्टिज ऑफ द पास्ट, ये भी अल-बरूनी की है। अथर अल-वकिया, अल-बरूनी। तारिखुल हिंद, अल-बरूनी। और अल-इदरीसी जो कि 1154 ईस्वी में इसकी एक पुस्तक थी, उसका नाम था मनोरंजन जो विश्व भ्रमण की इच्छा रखता है, ये किताब का नाम था। और इब्न बतूता की पुस्तक थी रेहला। और इब्न खालदून की पुस्तक का नाम था मुकदमा या मुकदमी। प्रश्न नंबर 117 है, समय स्थल संपीड़न एक स्थानिक संकल्पना दी। समय स्थल संपीड़न एक स्थानिक संकल्पना दी, तो ये है डेविड हार्वेस की संकल्पना है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। समय स्थल संपीड़न स्थानिक संकल्पना 1989 में भूगोलवेत्ता डेविड हार्वे ने दी। ये संकल्पना समय और स्थल के बीच संबंध को दर्शाती है। डेविड हार्वे की कुछ किताबें हैं, एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी, सोशल जस्टिस एंड स्पेशल सिस्टम और सोशल जस्टिस एंड सिटी। तो इनकी प्रमुख किताबें थी। 118वां प्रश्न है, लोक वित्त के भूगोल को सिर्फ ऐसे ही परिभाषित किया जा सकता है कि कोई क्या कहाँ किस लागत पर प्राप्त करता है। किस भूगोलवेत्ता ने ये कहा था? तो ये कहा था आर.जे. बैनेट ने कहा था। किसने कहा था? आर.जे. बैनेट ने। तो लोक वित्त के भूगोल की सिर्फ ऐसे ही परिभाषित किया जा सकता है कि कोई क्या कहाँ किस लागत पर प्राप्त करता है, ये कथन आर.जे. बैनेट का था। प्रश्न नंबर 118वां है, मिलान करने वाला है। भूगोलवेत्ता और देश दिए हुए हैं, तो इसमें हम लोग मिलान देख लेते हैं। हमबोल्ट जो है जर्मनी से थे, और चर्चिल सैंपल जो थी यूएसए से, पीटर हैगट यूके, जीन ब्रून्स फ्रांस से थे। तो ये देख लेना।
और 119वां है प्रश्न नंबर 119, मात्रात्मक क्रांति काल के दौरान किस विद्वान ने भूगोल को भविष्य सूचक प्रतिरूपों की खोज के रूप में परिभाषित किया? तो ये बुंगी ने किया था। मात्रात्मक क्रांति काल के दौरान जो है भूगोल को भविष्य सूचक प्रतिरूप की खोज के रूप में परिभाषित किया बुंगी महोदय ने। बुंगी या बंगी। मात्रात्मक क्रांति के काल के दौरान विलियम बुंगी ने भूगोल को भविष्य सूचक प्रतिरूपों की खोज के रूप में परिभाषित किया। मात्रात्मक क्रांति के लिए भौगोलिक आधारशिला का निर्माण बुंगी ने किया था। ठीक है, उन्होंने कहा कि भूगोल स्थानिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का विज्ञान है, ज्यामिति स्थान का गणित है और इस प्रकार ज्यामिति भूगोल की भाषा है। 120वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसके पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं इसकी व्याख्या। मात्रात्मक क्रांति को मजबूती प्रदान करने वाले अन्य प्रमुख विद्वान कौन थे? हाइगेट, सॉर्ले, रिचर्ड सॉर्ले, डेविड हार्वे। याद रखना, इन विद्वानों की मान्यता थी कि भौगोलिक अध्ययन में वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता एवं वैज्ञानिकता के स्तर को बढ़ाने के लिए इससे संबंधित तथ्यों का पर्यवेक्षण, मापन, विश्लेषण इत्यादि को करने के लिए सांख्यिकी विधियों मॉडल को अपनाना चाहिए। साथ ही सरलता एवं शीघ्रता एवं शुद्धता से इसका परिकलन करने के लिए कंप्यूटर जैसे यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये मात्रीकरण आ गया, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। और प्रश्न नंबर 120 या 21 जो भी है, निम्नलिखित में से किसने भूगोल के मानववादी संप्रदाय की स्थापना की? तो मानववादी संप्रदाय की स्थापना की थी ट्वान महोदय ने। और किर्क महोदय व्यवहारिक भूगोल से हैं और हार्वे पता ही मात्रात्मक क्रांति से, ध्यान रखना। ट्वान ने मानववादी संप्रदाय की स्थापना की, जबकि मानववादी संकल्पना को निर्मित करने में सर्वप्रथम पहला कार्य किर्क ने किया। ट्वान के अनुसार मानववाद वो परिदृश्य है जिसमें मानव तथा स्थान के बीच के संबंधों को वैज्ञानिक रूप में व्याख्यायित किया जाता है। ट्वान ने मानव तथा समाज के बीच संबंधों को अभिव्यक्त करने के लिए टोपोहिला शब्द की रचना की। प्रश्न नंबर 121 है, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने महासागरीय जल के रंग और उसकी लवणता को संबंधित करने के रूप में देखा? तो अल मसूदी ने जो देखा था कि उन्होंने बताया कि जो महासागरीय जल का रंग है और जो लवणता है वो दोनों अंतर संबंधित हैं। तो अल मसूदी का जन्म बगदाद में 9वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। इनकी किताबें थी किताब मुराज अल दहाब, किताबुल इसरक, किताब अखबार अल जमा, किताबुल औसत। मसूदी पृथ्वी की मंडलाकार आकृति के विचार को स्वीकार किया। उनका विश्वास था कि सागर का तल वक्रित है, क्योंकि जब जलयान तट के निकट आता है तब उसके ऊपर की वस्तुएं अधिकाधिक दिखाई देने लगती। प्रश्न नंबर 122, संपूर्ण इतिहास को भौगोलिक रूप में समझना चाहिए और संपूर्ण भूगोल को ऐतिहासिक रूप में निरूपित करना चाहिए। तो ये कथन था हेरोडोटस महोदय का, जो कि इतिहास के पिता हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस ने विश्व को 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और लीबिया में विभाजित किया था। हेरोडोटस प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिसने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना। इन्होंने डैन्यूब नदी को विश्व की सबसे बड़ी नदी मानी। और रेडजल के बारे में है, इनकी कुछ किताबें हैं, मानव भूगोल, वालकर कुंडे, राजनीति भूगोल और एंथ्रोपोजियोग्राफी। अपने पुस्तक राजनीति भूगोल में इन्होंने राज्य की जैविक उत्पत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो यहाँ से प्रश्न आता है लेवेंसरान की संकल्पना किस किताब में दी? तो राजनीति भूगोल में जी। और राजन लेवेंसरान की संकल्पना का प्रतिपादन किया। ब्लास को मानव भूगोल का पिता माना जाता है। वे संभववादी विचारधारा के प्रतिपादक भी हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकें ब्लास के टेबला डीला ज्योग्राफी डीला फ्रांस और मानव भूगोल। ब्लास ने लघु स्वरूपीय क्षेत्रों को पेज कहा। पेज क्या कहा? जो छोटे छोटे प्रदेश हैं। डेविस ने भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। प्रश्न नंबर 123 है, खगोल शास्त्र का विज्ञान किस संप्रदाय ने विकसित किया? तो ये विकसित किया यूनानी संप्रदाय ने। खगोल शास्त्र का विज्ञान यूनानी संप्रदाय ने विकसित किया। खगोल शास्त्र का विज्ञान यूनानियों ने विकसित किया। हिपार्कस, हेरोडोटस, एनाक्सिमेंडर प्रमुख यूनानी खगोलशास्त्री हैं जिन्होंने खगोल शास्त्र जैसे विषय पर गहन अध्ययन किया। हिपार्कस प्रथम यूनानी खगोलशास्त्री थे जिसने विश्व को 360 अंशों में विभक्त किया। हिपार्कस ने, यहाँ देखो, 360 अंशों में विश्व को विभक्त किया। अक्षांशों के आधार पर उन्होंने विश्व को जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया। किसने? हिपार्कस ने। प्रश्न नंबर 124 या 25 से देख लेते हैं। सांस्कृतिक दृश्य भूमि की अवधारणा को किसके द्वारा बढ़ावा दिया गया? तो ये कार्ल सावर द्वारा बढ़ावा दिया गया। सांस्कृतिक दृश्यभूमि की अवधारणा को कार्ल सावर द्वारा बढ़ावा मिला। सावर के अनुसार भूगोलवेत्ताओं का कार्य प्राकृतिक से सांस्कृतिक भूपटल की संक्रमण की प्रकृति को खोज करना, उसे समझना। प्रश्न नंबर 126 देखते हैं हम लोग। कॉम्पेज की अवधारणा का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो कॉम्पेज की अवधारणा का प्रतिपादन किया था विटेल्सी ने कॉम्पेज कहा था। तो कॉम्पेज अति विशिष्ट प्रदेश है। यदि किसी प्रदेश का निरूपण मानव के संपूर्ण निवास प्रतिरूप के संदर्भ में किया जाता है तो उसे संपूर्ण प्रदेश या कॉम्पेज कहा जाता है, क्योंकि ये प्राकृतिक और सांस्कृतिक तथ्यों के परस्पर संबंधजन विशिष्टता पर आधारित होता है। ऐसे प्रदेश के लिए कॉम्पेज शब्द का प्रयोग किया जाता है। 1956 में डी विटेल्सी ने भूगोल में इस संकल्पना को प्रस्तुत किया था। कब? 1956 में। वस्तुतः यह सांस्कृतिक प्रदेश का क्षेत्रीय रूप है। प्रश्न नंबर 126, राज्य की ऑर्गेनिक थ्योरी का संस्थापक कौन था? तो ये थे रेडजल महोदय। राज्य की ऑर्गेनिक थ्योरी का संस्थापन किया था
रेडजल महोदय ने। रेडजल ने अपनी पुस्तक राजनीतिक भूगोल में राज्य की जैविक उत्पत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए राज्य की तुलना जीव से की। इनका कथन है कि राज्य का या तो वो सामान्य जीव की तरह विकास करना चाहिए या उसे समाप्त हो जाना चाहिए, वो कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। रेडजल ने कुछ किताबें लिखी थी, मानव भूगोल, पृथ्वी एवं जीवन, वालकर कुंडे, राजनीतिक भूगोल। रेडजल ने रेवन श्राव की संकल्पना दी थी। प्रश्न नंबर 126 है, 26 या 27 क्षेत्र सामाजिक रूप से अथवा सांस्कृतिक रूप से निर्मित होता है, ये किस निम्नलिखित में से किसका विचार है? तो ये विचार था उत्तर आधुनिकतावाद का। क्षेत्र जो है सामाजिक रूप से अथवा सांस्कृतिक रूप से निर्मित होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्यवहारवाद के जनक प्रेड माने जाते हैं। व्यवहारवाद के जनक कौन माने जाते हैं? प्रेड। 1970 के दशक में ज्यामितीय प्रतिरूपों तक सीमित भूवैज्ञानिक संगठन की विचारधारा के प्रति असंतोष एवं मानवतापरक भूगोल के रुझान से भूगोलवेत्ताओं का ध्यान व्यवहारवाद की तरफ आकृष्ट हुआ। यद्यपि व्यवहारवाद की संकल्पना का प्रादुर्भाव 1952 में ही क्रिक ने कर दिया था तथा इसका विस्तार मात्र बाद के दशक में हुआ। व्यवहारवाद के अंतर्गत मानव के व्यवहार या आचरण को भूगोल के केंद्रीय विषय के रूप में रखकर इसका अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 128 है, द अनस्टेबल अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जे स्टीयर्स है। द अनस्टेबल अर्थ पुस्तक लिखा है जे स्टीयर्स ने। 129 प्रश्न नंबर 129, निम्नलिखित में से किसने भूगोल को जीव वितरण संबंधी विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? तो हेटनर महोदय ने भूगोल को जीव यानी कोरोलॉजी, जीव वितरण भूगोल कहा इसको। हेटनर ने भूगोल को जीव वितरण संबंधी विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। हेटनर के अनुसार भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जो प्राकृतिक विज्ञानों तथा सामाजिक विज्ञानों को समाकलन करता है। इन्होंने अर्धकुंडे के स्थान पर लैंडर कुंडे शब्द का प्रयोग किया। अर्धकुंडे रिटर ने किया था, लैंडर कुंडे हेटनर ने किया। इनकी प्रमुख पुस्तक है यूरोप, ज्योग्राफी, इट्स हिस्ट्री, कैरेक्टर एंड मेथड, मेथोडोलॉजी, स्प्रेड, आर्ट, कल्चर एंड जनरल ज्योग्राफी। 130वां प्रश्न है, काल स्थान भूगोल की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? तो ये हाइगर स्ट्रैंड ने प्रतिपादित किया था काल स्थान। इसमें देख लेते हैं व्याख्या हम। काल स्थान भूगोल की अवधारणा को हाइगर स्ट्रैंड ने प्रतिपादित किया। उन्होंने 1953 में अपने शोध प्रबंध में स्थानिक प्रक्रमण का वर्णन किया और मध्य स्वीडन की जनसंख्या में अनेकों प्रकार के नवीनीकरणों की चर्चा की। विसरण नवीनीकरण का अर्थ स्थान समय के संदर्भ में वस्तुओं का वितरित होना है। पीटर हैगेट के बारे में देखते हैं। ये ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने चोरले के साथ भूगोल में मॉडल विकास को पोषित किया तथा भौगोलिक तथ्यों के संश्लेषण और विश्लेषण पर प्रकाश डाला तथा भूगोल में मात्रात्मक क्रांति को विकसित किया। इनकी पुस्तकें जो थी वो लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस, मॉडल्स इन ज्योग्राफी। और डेविड हार्वे के बारे में देख लेते हैं। डेविड हार्वे अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने तत्कालीन परंपरागत पूंजीवादी व्यवस्था को निरर्थक बताते हुए भूगोल को सामाजिक मूल्यों से जोड़ने पर बल दिया। इनकी पुस्तकें थी एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी डेविड हार्वे की, सोशल जस्टिस एंड स्पेशल स्पेक्ट्रम और सोशल जस्टिस एंड सिटी, है इनकी किताब थी हार्वे। और प्रश्न नंबर 131 है, जो मिलान करना है भूगोल दर्शन और प्रतिपादक है। तो इधर देखते हैं हम लोग, गिब्सन यथार्थवाद दर्शन थे, ग्यूल के आदर्शवाद और पीट आमूल परिवर्तनवाद यानी रेडिकलिज्म थे और राइट और किर्क व्यवहारवाद से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 132, निम्नलिखित भूगोल वेदों में से किसने लोक वित्त भूगोल को इस रूप में परिभाषित किया है कि कौन व्यक्ति क्या, कहाँ और किस कीमत पर प्राप्त करता है? तो ये पहले भी आ चुका है, ये जो आरजे बेनेट है, ये आरजे बेनेट डी वाला हो जाएगा। रिचर्ड शोले ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं, ये भौतिक भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने भूगोल में मॉडल एवं तंत्र विश्लेषण के प्रयोगों को विकसित किया और चौले की किताब है मॉडल्स इन ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, एटमॉस्फेयर, वेदर एंड क्लाइमेट। प्रश्न नंबर 133 है, भूगोल में विधि विषयक उपागम किस पर बल देता है? तो विधि विषयक उपागम ये बल देता है विधि निर्माण अध्ययन को। विधि निर्माण, भूगोल में विधि विषयक उपागम विधि निर्माण अध्ययन यानी मात्रात्मक क्रांति से संबंधित है। प्रश्न नंबर 133 हो गया। 134 से निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इब्न खालदून मुकदमा लिखा था, मुकदमा हमने पढ़ा था इब्न खालदून का है। अल-बाल्खी किताबुल अलकश लिखा है और अल-बरूनी ने किताबुल हिंद लिखा है। अल-मसूदी रूट्स एंड रियलिज्म से नहीं लिखा है, सी वाला नहीं लिखा है। तो अल-मसूदी अरबकालीन भूगोलवेत्ता थे। ये मानसून शब्द के प्रणेता। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं किताब मुराजल दहब, किताबुल तनमल इसरद, किताब अखबार अल जमा, किताबुल औसत, समय विवरणिका, सोने के चरागाह व जवाहरात की खाने। और अल-बरूनी की किताबें हैं ससीकत अल हिंद, कानून अल-मसूदी, तारिखुल हिंद, द वेस्टिज ऑफ द पास्ट। 136 नंबर का प्रश्न है, भूगोल और भूगोलवेत्ता, इधर दिया है विकसित अवधारणा, कौन सी अवधारणा भूगोलवेत्ताओं ने कौन सी विकसित की? तो रेडजल ने सामाजिक डार्विनवाद है ये, और सी रिटर यानी कार्ल रिटर उद्देश्यवादी विचारक हैं, और हार्टसॉन क्षेत्रीय विभेदन, और वो स्लोटर भूदृश्य विज्ञानी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 137, जर्मन भौगोलिक विचारधारा के विकास के सिलसिले में निम्नलिखित में से किसका सही अनुक्रम है?
तो ये जर्मन भूगोलवेत्ताओं का क्रम है। तो इसमें फैसल, रैडजल, हेटरन और ट्राल आएगा, बी वाला हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फैसल जर्मन में भूगोल के प्रथम प्राध्यापक थे। वे डॉस आसलैंड किसने लिखा था? फैसल ने लिखा था। ये सामाजिक पत्रिका का संपादन करते थे जिसमें विदेशी लेखकों के भूगोल संबंधी लेख छापा करते थे। फैसल ने 1870 में पुस्तक प्रकाशित की जिसका शीर्षक था तुलनात्मक भूगोल विज्ञान की नई समस्या। और फ्रेडरिक रैडजल जो 1844 से 1904 तक थे, इनकी पुस्तकें थीं। इनकी पुस्तकों का नाम था मानव भूगोल, वालकर कुंडे और राजनीतिक भूगोल। रैडजल ने राजनीतिक भूगोल में राज्य की जैविक उत्पत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया। रैडजल ने लेबेंसराय की संकल्पना का प्रतिपादन किया। और हेटनर के बारे में जो है उसकी पुस्तकें हैं रूस का भूगोल, यूरोप का प्रादेशिक भूगोल, इंग्लैंड का विश्व पर प्रभुत्व एवं युद्ध, महाद्वीपों का धरातलीय स्वरूप। और विश्व रचना यानी कॉस्मोग्राफी शब्द किसने प्रतिपादित किया और इसे यूरेनोग्राफी या ज्योग्राफी में विभाजित किया था? तो ये किया था हमबोल्ट महोदय ने। ये प्रश्न नंबर है लगभग 139 या 40 है। तो कॉस्मोग्राफी शब्द प्रतिपादित किया था हमबोल्ट महोदय ने। यूरेनोग्राफी ज्योग्राफी में इसको हमबोल्ट की महत्वपूर्ण कृति कॉस्मोस तो 1845 में प्रकाशित हुई, जिसमें उनकी यात्राओं का विस्तृत विवरण है। हमबोल्ट प्रेरणिक विधि यानी इंडक्टिव मेथड यानी आगमनात्मक विधि में विश्वास करते थे। उन्होंने अनुसंधान की अनुभविक विधि के महत्व पर बल दिया। इन्हें आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। और अगला प्रश्न है 139 या 140 है। पर्सपेक्टिव और नेचर ऑफ ज्योग्राफी ये पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखा था हार्टसोन ने, सी वाला सही हो जाएगा। रिचर्ड हार्टसोन अमेरिका भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने भूगोल में इडियोग्राफिक दृष्टिकोण का विकास किया। इन्होंने भूगोल में क्षेत्रीय भिन्नता की अवधारणा को सशक्त किया। हार्टसोन की पुस्तक थी नेचर ऑफ ज्योग्राफी। पर्सपेक्टिव और नेचर ऑफ ज्योग्राफी ये 39 में आई नेचर ऑफ ज्योग्राफी। इसके 20 वर्ष बाद पर्सपेक्टिव और नेचर ऑफ ज्योग्राफी आई, 59 में आई। और चर्चिल जो अमेरिकी भूगोलवेत्ता थी, रैडजल की शिष्या थी। चर्चिल की किताबें थी इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी ऑफ मेडिटेरियन रीजन, अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स ज्योग्राफिकल कंडीशन। और ईशा बोमेन अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे, ये संभववादी विचारक थी। इनका प्रमुख पुस्तकें थी द न्यू वर्ल्ड, प्रॉब्लम्स एंड इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन रिलेशन टू सोशल साइंस, द ज्योग्राफी ऑफ सेंट्रल इंडीज, द पायनियर फ्रिंज। और ये हम लोग देखते हैं 140वां प्रश्न है। क्रमबद्ध भूगोल को सैद्धांतिक क्षेत्रों में चले जाना चाहिए और क्षेत्रीय भूगोल को सामान्य खोज के लिए, न कि अनन्य अध्ययनों की खोज के लिए जाना चाहिए। तो ये कथन है विलियम बुंगे की का कथन है। इसमें देखते हैं विलियम बुंगे के बारे में थोड़ा सा, ईसा बोमेन के बारे में देख लेते हैं। अमेरिकी भूगोलवेत्ता थी, ये संवादी विचारक थे। इनकी किताबें थी द न्यू वर्ल्ड, प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन रिलेशन टू सोशल साइंस, द ज्योग्राफी ऑफ सेंट्रल इंडीज, द पायोनियर फ्रेंच। रिचर्ड हार्टसोन जो थे वो अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। इनकी किताबें थी द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, पर्सपेक्टिव नेचर ऑन ज्योग्राफी। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 140 प्रश्न देख लिए हैं। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके पहले के दोनों वीडियोज़ के लिंक यहाँ मिल जाएंगे, आप लोग उसे देखिए और इससे देखिए। यहाँ से सारे प्रश्न आपको भूगोल में भौगोलिक विचारधारा से कवर होंगे। तब तक आप लोग देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।